दोस्तों नमस्कार। जो सवाल भारत में वोट चोरी के हैं, जो सवाल भारत में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर हैं, जो सवाल कास्ट सेंसस से जुड़े हुए हैं, जो सवाल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जो सवाल मौजूदा वक्त में विपक्ष को बीजेपी के सामने या कहें मोदी और शाह की जोड़ी के सामने हाशिए पर ढकेल चुके हैं, इन सारे सवालों का फैसला क्या बिहार चुनाव में हो सकता है? और क्या बिहार चुनाव इस देश की राजनीति को परिवर्तन की दिशा में ले जाकर खड़ा कर सकता है? जो सवाल लगातार भारत की राजनीति को प्रभावित करते हुए विपक्ष उठा रहा है, हर चुनाव मैदान में वह मात खा जाता है और बीजेपी जीत जाती है। क्या यह वाकई बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह एक आंदोलन की शक्ल में बिहार की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन व्यापक तौर पर ला पाएगा? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल आज इसलिए जरूरी भी हैं क्योंकि इन्हीं सवालों के अक्स तले पहली बार, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक 24 तारीख को पटना के सदाकत आश्रम में कर रही है। आजादी के बाद कभी भी CWC की बैठक बिहार में हुई नहीं। बैठक हुई भी है तो पटना में 1912 में हुई थी, उसके बाद गया में 1922 में हुई थी। आजादी के बाद कभी नहीं हुई और कम से कम राज्यों के चुनाव के मद्देनजर CWC की बैठक किसी राज्य में कर देना सामान्य तौर पर यह कांग्रेस की परंपरा रही नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि इस बार 24 तारीख को सदाकत आश्रम में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे, विधायक दल के नेताओं की मौजूदगी होगी, सभी फ्रंट के पदाधिकारियों की मौजूदगी होगी, कांग्रेस के जो भी मुख्यमंत्री जहां पर भी हैं उन्हें भी इस बैठक में आना होगा, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उन सभी को आना होगा और सवाल लोकतंत्र का होगा, सवाल संविधान का होगा, सवाल वोट चोरी का होगा, सवाल चुनाव आयोग का होगा। और इन सब से हटकर कांग्रेस के भीतर से यह सवाल भी निकल कर आएगा, क्या कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार है कि अगर इस देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी में बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खुले तौर पर राहुल गांधी हर मौके पर खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में इस देश के भीतर अब मुद्दों के आश्रय राजनीतिक दल लड़े या फिर राजनीतिक दल चुनाव के वक्त आंदोलन की शक्ल में किसी राज्य के युवाओं को आगे खड़ा कर दे। यानी दिल्ली में जो जिक्र हो रहा था जनजी का और युवाओं और छात्रों के जरिए वो ऐलान और आह्वान कर रहे थे कि आने वाले वक्त में इस देश में तो आंदोलन होना चाहिए, क्या बिहार चुनाव के वक्त इस जमीन पर खड़ा हो पाएगा? यह सवाल बहुत अनसुलझा नहीं है। यह सवाल मौजूदा वक्त में कांग्रेस की रणनीति से निकल भी रहा है। यह हर कोई जान रहा है कि सीटों को लेकर कशमकश है। आरजेडी जितनी सीट देना चाहती है, कांग्रेस उससे ज्यादा सीट लेना चाहती है। यह हर कोई जान रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल नहीं लगाई गई है। यह हर कोई जान रहा है कि एक तरफ कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है, इसका जिक्र आरजेडी कर रही है और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तो खुले तौर पर मुजफ्फरपुर के कांटी में यह कहने से चूके नहीं, आरजेडी 243 सीटों पर लड़ेगी। बाद में उन्होंने उसमें सुधार किया और कहा भी कि दरअसल जब पूरा गठबंधन होगा तो हम हर सीट पर लड़ेंगे। लेकिन मैसेज इसके आगे का है। सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य भी यह कहने से चूके नहीं, जितनी सीटें आरजेडी को चाहिए, जितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए, यह दोनों की मांग ठीक पूरी नहीं है। यानी धीरे धीरे क्या एक ऐसी परिस्थिति की दिशा में बिहार के भीतर गठबंधन जाएगा जहां पर खुद आरजेडी को कहना पड़ जाए कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, या फिर कांग्रेस एक ऐसी परिस्थिति को लाकर खड़ा कर दे जहां पर
कांग्रेस अलग चुनाव लड़े। दरअसल इन सब के पीछे वोट चोरी को लेकर लगातार 17 दिनों तक जब बिहार की गलियों में राहुल गांधी घूम रहे थे, उस दौर को एक क्षण के लिए याद कीजिए। आरजेडी का कैडर हो सकता है, आरजेडी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन पहली बार बिहार में युवाओं का हुजूम तिरंगे को हाथ में लेकर निकला, कांग्रेस के झंडे को हाथ में लेकर निकला। और जितनी भी तस्वीरें जहां से भी निकल कर आई, उसमें बड़ी तादाद युवाओं की थी और युवाओं के हाथ में कांग्रेस का झंडा था। हालांकि आरजेडी साथ थी, लेकिन आरजेडी का झंडा नहीं था। कुछ जगहों पर सीपीआईएमएल, उसका लाल झंडा जरूर दिखाई दे रहा था। लेकिन एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस देश के भीतर युवा कर सकता है। और चुनाव के वक्त अगर युवाओं को यह मैसेज चला जाए कि उनकी ऊर्जा, उनकी ताकत दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी ही समझ रहे हैं, तो यह मैसेज आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत होगी नहीं कि दरअसल चुनाव का मौका जरूर है, लेकिन जिस चुनाव को हम लड़ने जा रहे हैं, अगर उसमें वोट चोरी ही होगा, तो फिर ऐसे चुनाव से पैरेलल में आपको आंदोलन की शक्ल में राजनीति को बदलना होगा। यह काम आरजेडी नहीं कर सकती है। आरजेडी जानती है कि वो छत्रप के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में भी उसने 75 सीटें जीती थी, बीजेपी की एक सीट कम 74 थी। परसेंट ऑफ वोट्स और जितनी तादाद में वोटर थे, सबसे ज्यादा आरजेडी को मिले थे। लेकिन कांग्रेस इस हकीकत को जानती है कि दरअसल कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन बिहार में नहीं है। और बार बार हर कोई यही कहता है कि दरअसल कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, जो तस्वीरें उभर कर आई उसमें युवाओं के हाथ में और बड़ी तादाद में तिरंगा क्यों था, कांग्रेस का झंडा क्यों था? और उनकी तादाद खुद ब खुद जुड़ती चली जा रही थी। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बिहार का चुनाव अगर आंदोलन की शक्ल में तब्दील हो जाए और सीडब्ल्यूसी की बैठक जो 24 तारीख को होनी है, उसमें बकायदा यह प्रस्ताव भी पास कर दिया जाए कि इस देश में वोट चोरी, चुनाव आयोग, इस देश में चुनाव की प्रक्रिया को चुनाव आयुक्त द्वारा ही हड़प लेने की परिस्थितियां, इन सब के खिलाफ इस देश में एक आंदोलन की जरूरत है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने यह कहकर किया है कि दरअसल हम तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। जो काम इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं। और इसका खुले तौर पर जिक्र उन्होंने चंद दिनों पहले ही तब किया जब बतलाया कि किस तरीके से कर्नाटक के भीतर कैसे वोट चुरा लिए गए, फर्जी डाले गए। और उसके बाद उन्होंने जो विधानसभा की सीट को लेकर जिक्र किया और बताया कैसे वोट डिलीशन होते हैं और कैसे वोट जुड़ते हैं और उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। यानी दो सवाल सबसे बड़े। पहला सवाल तो यही, क्या बिहार का चुनाव कांग्रेस के लिए एक मौका लेकर आया है, या फिर कांग्रेस इस चुनाव को चुनाव की तर्ज पर नहीं बल्कि आंदोलन की शक्ल में ले जाना चाहती है? दूसरी बात, जो मुद्दे अभी तक उठते रहे, वो चाहे कास्ट सेंसस को लेकर हो, चाहे वो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के हकों को लेकर हो जो संविधान में दर्ज है, वो नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति है, इन मुद्दों का असर क्या होगा अगर चुनाव इन्हीं मुद्दों के आश्रय लड़ जाएं और एक बार फिर बीजेपी चुनाव जीत जाए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ जाते हैं तो फिर राजनीति का कैनवास कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद बिहार के बाद बंगाल का नंबर आने वाला है, वो असम भी जाएगा, वो उत्तर प्रदेश भी आएगा। और ये एक पूरे मॉडल की प्रक्रिया है जिसका जिक्र मुजफ्फरपुर में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा के दौरान भी कहा कि दरअसल ये पूरा गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, बल्कि यह वोट चोरी का मॉडल है। इसीलिए अब जरा सिलसिलेवार तरीके से परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस के भीतर यह ताकत आ रही है, या इस देश का युवा धीरे धीरे कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है? जो तस्वीरों के जरिए जब वोट चोरी यात्रा निकल रही थी, ध्यान दीजिएगा कौन से चेहरे हैं, कौन सा झंडा है, कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, देख लीजिए।
ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि बिहार का युवा इस देश की राजनीति को पलटने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं है कि वो यह भी नहीं जानते होंगे कि इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर इससे पहले भी सत्ता परिवर्तन या किसी मुद्दों के आश्रय राष्ट्रीय आंदोलन अगर छिड़ा तो उसकी अगुवाई बिहार ने की है। वो जेपी आंदोलन का वक्त हो, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूंका गया हो, वो मंडल कमंडल का दौर हो, या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर बिहार का युवा जब खड़ा हो जाता है तो फिर उसकी दिशा को बदल पाना मुश्किल होता है और उसी की दिशा में भारत की राजनीति को जाना पड़ता है। तो क्या यह मैसेज इस रूप में था? क्योंकि 2 दिनों पहले ही जब बिहार की जमीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब भी वोट चोरी के शक्ल में ही उभर कर आया। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अमित शाह गुजरात से आते हैं। गुजरात मॉडल की धूम 2014 में जबरदस्त तरीके से पूरे देश पर छा गई थी। उस वक्त गुजरात के इकोनॉमिक मॉडल का जिक्र था और उस इकोनॉमिक मॉडल के आश्रय भारत में विकास, भारत में नोटबंदी, भारत में जीएसटी, भारत को विकसित बनाने का सपना, भारत का कॉरपोरेट प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सत्ता के करीबी कॉरपोरेट को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग योजनाओं का मिलना, ये सारी चीजें हर कोई जानता है और सूचना तंत्र के दौर में तो बिहार का युवा खास तौर से जानता है। और शायद इस नब्ज को भी वोट चोरी से जोड़ने की परिस्थिति राहुल गांधी ने अपनी वोट चोरी यात्रा के वक्त मुजफ्फरपुर में की और यह कहकर की कि दरअसल जिस गुजरात मॉडल को आप समझ रहे हैं उसके पीछे पूरे तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव को ही हड़पने की एक साजिश है। सच्चाई है, ये पहले गुजरात में शुरू हुआ, ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। हो सकता है अभी भी एक सवाल हर जहन में हो कि अगर बिहार में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं और अगर बिहार में इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन के बीच आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है तो क्या एक झटके में इस चुनाव में आरजेडी से अलग कांग्रेस राह पकड़ सकती है? या फिर वाकई क्या कांग्रेस ऐसे हालात बना सकती है जहां पर आपस में सीटों का तालमेल नेताओं के स्तर पर टूटता दिखाई दे जाए और कांग्रेस अपने बूते मैदान में हो? क्योंकि कांग्रेस का एक एनालिसिस तो यह भी कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली उसमें अगर कांग्रेस साथ में नहीं खड़ी होती तो इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाती। और इस देश के भीतर का अल्पसंख्यक समुदाय यह जानता है कि वह बिहार और यूपी में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ ही हमेशा से खड़ा रहा है क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन है ही नहीं। और बीजेपी के सामने अगर इस देश के मुसलमान को खड़े होना है तो छत्रपों के साथ खड़े होना होगा। लेकिन इसके साथ अगर दूसरा एनालिसिस यह भी चल पड़ा कि अपने बूते चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो सत्ता में नहीं आ सकती है, तब मुसलमान क्या करेगा? और यहीं पर वो गणित आकर खड़ा हो जाता है जहां पर इस वक्त बिहार की राजनीति को अगर आप समझें तो कांग्रेस ने 3 नेताओं को सामने किया है। एक नेता है राजा राम, दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस जानती है कि बिहार जातिगत परिस्थितियों के आश्रय ही वोट डालता है। तो चिराग पासवान सरीखे नेता जो भी होंगे या फिर जीतन राम मांझी भी बहुत हल्के तरीके से सही लेकिन उनकी लीजिए जरूर उनको साथ क्योंकि वह एनडीए के सहयोगी है, उसको काउंटर करने के लिए एक नेता राजा राम के तौर पर है। दूसरी तरफ आरजेडी का मतलब बहुत साफ है, समूचा यादव समुदाय और साथ में खड़ा मुस्लिम समुदाय यानी एमवाई। यह समीकरण कौन तोड़ेगा? ऐसे में पप्पू यादव को भी इस दौर में बहुत महत्व दिया गया।
एक वक्त मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, अब वो साथ हैं। जिस तर्ज पर हैं यह भी हर कोई देख रहा है। सीमांचल के इलाके में खास तौर से, वो पूर्णिया हो, कटिहार हो, आप उस पूरे इलाके में जब जाएंगे तो आपको क्या यह वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है कि यादव भी टूटे? यह सवाल इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में यादवों में भी सेंध पड़ी। जो डाटा निकल कर आया वो बीजेपी के हक में गया, लेकिन विधानसभा के भीतर अक्सर बीजेपी के खिलाफ पूरा यादव और पूरा मुसलमान खड़ा रहता है। लेकिन अगर यह परिस्थिति बनती है जहां पर पप्पू यादव राजा राम के बाद दूसरे नेता के तौर पर है, तो तीसरे नेता के तौर पर बिहार में कन्हैया कुमार को भी महत्व दिया गया। कन्हैया कुमार अपर कास्ट से आते हैं, भूमियार हैं, और माना जा रहा है कि बिहार में भूमियारों को इस बार बड़ी मात्रा में कांग्रेस टिकट देने को तैयार है। कोई जेडीयू से भी आने को तैयार है, कोई बीजेपी से भी आने को तैयार है। स्थिति यह भी बन रही है, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस पूरी परिस्थिति में नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता और साथ में बीजेपी का होना, जनता इससे उब चुकी है। लेकिन दूसरा सवाल फिर वही है, अगर जनता उब चुकी है तो बार बार उसके जहन में विकल्प के तौर पर आरजेडी आती है या नहीं आती है, या लालू यादव का वो दौर जहन में आ जाता है। कांग्रेस इसे बाखूबी समझ रही है और शायद यही वो वजह है जो कि बिहार के चुनाव में बिल्कुल नई परिस्थितियों में जब प्रशांत किशोर निकल कर आए तो माना गया कि प्रशांत किशोर भी 15 से 20% तक वोट ले जा सकते हैं। लेकिन जब वोट चोरी यात्रा निकली तो बड़ी तादाद में जो तबका जुड़ता हुआ नजर आया, युवाओं की शक्ल में या जातिगत तौर के तौर पे, उसने बहुत साफ दिखला दिया कि दरअसल प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस ही सेंध लगाने के लिए खड़ी हो गई। इसीलिए इस दौर में कांग्रेस के हक में आपको कई मौकों पर प्रशांत किशोर बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है कि क्या वाकई आरजेडी और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक लक्ष्य बिहार को लेकर अलग अलग हो चुके हैं? आरजेडी को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को राजनीतिक जमीन चाहिए। आरजेडी राजनीतिक तौर पर चुनाव के माध्यम से जीत चाहती है जहां कांग्रेस का साथ हो। कांग्रेस अपने तौर पर इस राजनीति में आंदोलन में बदलना चाहती है और पूरे देश में यह मैसेज देना चाहती है कि दरअसल बिहार का चुनाव एक ऐसा प्रयोगशाला है जिसके जरिए समझ जाइए कि जीत हार किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती है। जिसे सत्ता चाहेगी उसी शक्ल में होगा। और यह बात युवा अगर समझ जाए तो जिस जेनजी का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, उस दिशा में क्या यह बात जाएगी? हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं, हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठाकर भारत की राजनीति में एक आंदोलन पैदा करना चाहते हैं, वह परिस्थिति आपको इस देश के भीतर सोशल मीडिया के जरिए भी नजर आ सकती है। सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि 2019 तक की परिस्थिति में कांग्रेस सोशल मीडिया की ताकत नहीं जानती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे और बीजेपी ने इसका बकायदा इस्तेमाल किया 2014-2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव के बाद की परिस्थितियों में पहली बार कांग्रेस को समझ में आया और राहुल गांधी भी समझे कि इस देश के युवाओं को कोई नौकरी दे नहीं रहा है, डिग्री हाथ में है, रोजगार नहीं है, यहां तक कि काम भी देने को तैयार नहीं है। और नोटबंदी ने तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में युवाओं के हाथों से सब कुछ छीन लिया। बावजूद इसके युवाओं की ताकत बढ़ी है, युवाओं की अपनी संख्या बढ़ी है और वह एक लिहाज से बेलगाम है, या फिर जो राजनीति उसको अपने प्रयोग में लेकर आती है वो डेली वेजेस के तौर पर है। कहीं किसी ने झंडा उठा लिया, कहीं किसी ने नारे लगा लिए, इससे आगे बात जा नहीं रही है। और इस दौर में कमोवेश युवाओं के भीतर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को कोई राजनीति अपने साथ ले या फिर राजनीति उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाए, यह काम राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। जो राष्ट्रीय पार्टी होगी वही कर सकती है, और कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह लगातार जिस तरीके से बीजेपी का
सिंबल हर जगह हिलाते डुलाते रहते हैं, उसमें लगता ऐसा ही है वो प्रधानमंत्री पद पर भी होकर बीजेपी के ही हैं। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ राहुल गांधी, एक बड़ा शिफ्ट युवाओं के भीतर इस दौर में खुलकर उभरकर सामने आया है। वो चाहे व्हाट्सएप इंडस्ट्री हो, चाहे इंस्टाग्राम की सोच हो, चाहे यूट्यूब का प्रोसेस हो, चाहे किसी भी तर्ज पर एक्स हो, प्रतिक्रिया के तौर पर देखिए और इस बात को बड़े भाई के तौर पर और बिहार में बड़े राजनीतिक दल के तौर पर भी तेजस्वी यादव नहीं समझते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जानते हैं और समझते हैं, इसीलिए इस दौर में जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सवाल इसी बात को लेकर है, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन बचेगा नहीं बचेगा, सीटों का तालमेल हो जाएगा या नहीं होगा, क्या वाकई कोई टकराव तो नहीं है। और ऐसे मौके पर वो जवाब पारंपरिक राजनीतिक तौर पर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पारंपरिक राजनीति को त्याग करके एक आंदोलन को बिहार से खड़ा करना इसी चुनाव के मौके पर चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब सौम्य होते हैं। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव के जवाब सौम्य है, सरल है, क्योंकि वो जानते हैं वो आंदोलन के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। एक वक्त उन्होंने जिक्र तो कर दिया था कि अगर वोट चोरी ऐसे ही होगी तो वह चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी भी क्षत्रप के लिए बहुत मुश्किल है कि वह किसी चुनाव से अलग हो जाए। उसकी अपनी पार्टी का संगठन और खास तौर से पार्टी अगर जातीय राजनीति के दायरे में हो तो फिर और मुश्किल, क्योंकि उनके अपने वोटर निर्धारित हैं। सवाल उसमें नए वोटरों को जोड़ने का है और यह राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस अपने तौर पर कर रही है। कांग्रेस जान रही है कि दरअसल इस दौर में मुस्लिम इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन सत्ता तक पहुंचने वाली हो जाए। उसमें अगर दलित भी शामिल हो गया तो फिर उस दिन वह चुनाव के मैदान में ठसक के साथ उतर सकती है। और उस प्रक्रिया में अगर अपर कास्ट में भी उसने सेंध लगा दी तो फिर बहुत मुश्किल होगी नहीं। और पिछड़ों को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने खुले तौर पर बिहार में उठाए, नीतीश कुमार के जाति सेंसस को लेकर उसे फ्रॉड करार दिया और कहा कि हम आएंगे तो असली कास्ट सेंसस कराएंगे, ये मैसेजेस हैं। जब ये मैसेजेस इतने बड़े और कड़े हैं तो उसके बाद ध्यान दीजिए बात कहां से शुरू हुई थी और बात कहां पर आकर रुक सी गई है। ये रुकी हुई बात दरअसल मौजूदा वक्त में चुनाव को लेकर ही चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री मोदी की हर जीत को कटघरे में खड़ा करने वाली है। इसीलिए 24 तारीख को CWC इस वोट चोरी को एक आंदोलन की शक्ल में देश में शुरू करने की दिशा में प्रस्ताव लेकर आएगी। इसीलिए CWC पहली बार आजादी के बाद बिहार में गई है, उसी बिहार में जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को एक वक्त डिगा दिया था। उसी बिहार के युवाओं के जरिए अगर आंदोलन खड़ा होता है तो वहां पर जो बेरोजगारों की तादाद है वो तादाद वहां से शुरू होकर बनारस होते हुए इलाहाबाद और कानपुर तक आकर खड़ी हो जाती है। और एक ऐसी परिस्थिति बिहार यूपी के भीतर युवाओं की है जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका रास्ता जाए तो किधर जाए। और तमाम राज्यों के भीतर जो भी पेपर लीक हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियां हो वो इतनी ज्यादा नाजुक है कि अगर राजनीति ने आंदोलन में चुनाव के वक्त परिस्थितियों को यह कहकर खड़ा कर दिया हमारे लिए राजनीतिक परिवर्तन उन्हीं युवाओं के माध्यम से जरूरी है। जो युवा अभी तक सोचते थे कि किसे चुनाव जिताएंगे तो वो काम पूरा कर देगा, तो सिस्टम ऐसे नहीं बदलेगा। इसीलिए राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि ये एक सिस्टम है और सिस्टम को बनाने के दौर में अगर सत्ता के अनुकूल चुनाव आयोग काम कर रहा है तो सवाल सिर्फ चुनावी जीत से नहीं होगा, उस सिस्टम को बदलना होगा। और इस बदलने की प्रक्रिया में एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो क्या वाकई बिहार का चुनाव भारत की राजनीति में सबसे बड़े परिवर्तन के तौर पर आने वाला है या उस दिशा में कांग्रेस अब कदम उठा चुकी है? यह सवाल नहीं है, यह मौजूदा वक्त में बिहार की जमीन पर और इस देश के युवाओं के सामने और पहली बार इस देश के चुनावों को लेकर
तमाम राजनीतिक मुद्दों पर खामोशी बरतकर, चुनाव को ही राजनीतिक मुद्दा बनाकर, युवाओं के कांधे पर रखकर उन्हीं से अपनी अगुवाई में परिवर्तन की दिशा में उठाने की कदम कैसे एक परिवर्तन लेकर आएंगे, यह आपको बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। 30 तारीख को वोटर लिस्ट सामने होगी। 30 सितंबर को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार में होंगे। तमाम निरीक्षण परीक्षण करने के बाद पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव की तारीख छठ के तुरंत बाद की होगी। इस दौर में वक्त 1-1.5 महीने का जो है वो भारत की राजनीति में कितना उथल पुथल ला सकता है, शायद इंतजार इसी बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।